सलाम दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट। यानी ताइवान किस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान तसादुम का बड़ा खतरा बन सकता है और यही तसादुम तीसरी आलमी जंग का सूरत-ए-हाल भी इख्तियार कर सकती है। शायद आपको याद होगा अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती है। नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है, जिस तरह के हमारे नेशनल असम्बली का है। तो चाइना इस चीज पर शदीद नाराजगी का इजहार करता है और इसके नतीजे में चाइना ताइवान के आसपास समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं। यहाँ तक कि चाइना की जंगी जहाज उसके हवाई हदूद में दाखिल होते हैं। 13 जनवरी के बाद फिर से खदशा है कि चाइना और ताइवान के दरमियान फिर से जंग छिड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर चाइना ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो क्या अमेरिका ताइवान की दिफा करेगा? तो जब ये सवाल बाइडेन से पूछा गया तो बाइडेन का जवाब जरा सुनिए। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. बाइडेन ने क्लियरली कहा कि हाँ, हम उसको डिफेंड करेंगे। अगर चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हो गया तो फिर क्या मंजर होगा? अमेरिका ताइवान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना कहती है कि नहीं, ये हमारा एक बागी सूबा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने उसको सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है। उसका अमेरिका के साथ कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है। तो फिर ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका ताइवान की इतनी सपोर्ट करता है और चाइना कहती है कि ये हमारा एक बागी सूबा है? 13 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है कि फिर से ये तसादुम पड़ सकता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। Now to the escalating tensions between the U.S. and China, with House Speaker Nancy Pelosi meeting with Taiwan's president overnight. China accusing the most senior U.S. politician to visit Taiwan in 25 years, Nancy Pelosi, has said America will never abandon the island during a trip that's been condemned. ताइवान का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यही साउथ चाइना सी में वाक़िया एक जजीरा नुमा मुल्क है। उसका कुल रकबा 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यही चाइना से 168 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। ताइवान और चाइना के दरमियान एक छोटी सी पट्टी है, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान, जो ताइवान और चाइना को एक दूसरे से जुदा करती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं 13 जनवरी से। यानी 13 जनवरी को ताइवान में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। ताइवान में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक कोमिंतांग यानी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, यही चाइना की तरफ ज़्यादा माइल है, प्रो बीजिंग है, और जो दूसरी पार्टी है उसको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कहते हैं, यानी डीडीपी। यही आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करता है और यही अमेरिका की तरफ ज़्यादा माइल है। 2016 से ताइवान में डीडीपी की हुकूमत है, यानी साई इंग वेन ताइवान की सदर थी। अगर दोबारा से डीडीपी यहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है तो यही बात चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पार्टी है यही अमेरिका की तरफ ज़्यादा माइल है और ये खुद मुख्तारी और आज़ादी की बात करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नैन्सी पेलोसी अगस्त 2022 में ताइवान आई थी, चाइना ने बुरा मनाया था। उन्होंने कहा कि ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है, यानी ताइवान कोई अलग स्टेट नहीं है। यानी जब भी आपने बात करनी है तो आपने बीजिंग के साथ बात करनी है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ताइवान की कुल आबादी 2 करोड़ 33 लाख है। ये दुनिया की 21वीं बड़ी मईशत है और दुनिया का नंबर 1 सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है। यहाँ तक कि उसका अपना झंडा है, अपनी करेंसी है, अपना तराना है और अपना सदारती निज़ाम है, यानी अपना सदर होता है ताइवान का। तो फिर चाइना ऐसा क्यों कहता है कि यही कोई रियासत नहीं है बल्कि हमारा एक बागी सूबा है? तो इस चीज़ को गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा तारीख में जाते हैं। दोस्तों, चाइना और ताइवान दोनों चिंग डायनास्टी के अंदर आता था, यानी 1636 से लेकर 1895 तक आज के ताइवान पर चिंग डायनास्टी की हुकूमत थी। 1895 के बाद यही जापान के हाथों में चला जाता है। 1894 से लेकर 1895 तक चाइना और जापान के दरमियान पहला जंग होता है, उसको फर्स्ट साइनो जापानीज वार कहा जाता है। फिर 1895 में इसी जंग के नतीजे में एक मुआहदा साइन होता है, उसको ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी कहते हैं। इस मुआहदे के नतीजे में ताइवान जापान के हाथ में चला जाता है। लेकिन 1894 में वहाँ पर एक पार्टी वजूद में आती है, उसका नाम था रिवाइव चाइना सोसाइटी, यानी दोबारा से चाइना सोसाइटी को जिंदा करना। वहाँ 1911-12 में एक शिन्हाई रिवोल्यूशन आती है, यानी शिन्हाई इनकलाब। उसके नतीजे में जो चिंग डायनास्टी है उसकी हुकूमत को ख़त्म किया जाता है और रिवाइव चाइना सोसाइटी वहाँ पर अपना हुकूमत 1912 में कायम करती है। जब 1912 में चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आती है तो चिंग डायनास्टी से नाम तब्दील करके उसका नाम रख देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी ROC। फिर 1919 में यही जो रिवाइव चाइना सोसाइटी की जो पार्टी थी वो अपना नाम बदल देता है और अपना नाम रखते हैं चाइना नेशनलिस्ट पार्टी। इसी तरह 1921 में एक और पार्टी वजूद में आती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी आजकल चाइना में जिस पार्टी की हुकूमत है। इसके बाद चाइनीज़ सिविल वार शुरू होता है 1927 से लेकर 1949 तक, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान खाना जंगी शुरू होती है। 1937 में जापान और चाइना के दरमियान एक दूसरा जंग शुरू हो जाता है, उसको सेकंड साइनो जापानीज वार कहा जाता है। 1939 में
दूसरी जंग अजीम शुरू होती है और चाइना इतिहादी क़ुव्वतों का हिस्सा बन जाती है जापान के खिलाफ 1941 में, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ। दूसरी जंग अजीम में जब जापान को बुरी तरह शिकस्त होती है तो 1945 के बाद जापान वो तमाम इलाके छोड़ देते हैं। 1945 में दोबारा से वो तमाम इलाके वो चाइना को हवाला कर देते हैं, यानी ताइवान, बेंगोह और मानचोरा ये सब दोबारा चाइना के अंडर आता है। 1945 के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना में खाना जंगी और भी बढ़ जाती है। आखिरकार 1949 में चाइना में एक भयंकर रिवोल्यूशन आता है, यानी कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। उसी के जरिए से वो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है और जो चियांग काय शेक उसका लीडर था उसको भगाने पर मजबूर कर देता है। यानी 1 अक्टूबर 1949 को नया कम्युनिस्ट लीडर बनता है माओ जेडोंग रिपब्लिक ऑफ चाइना का। माओ जेडोंग 1949 में फौरन रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम तब्दील करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख देता है। 1945 के बाद ताइवान फिर से उसके कब्जे में आ गया था, तो चियांग काय शेक यहाँ से नाराज होकर वो ताइवान चला जाता है और वहाँ पर अपना हुकूमत कायम कर देता है। 1945 में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली बनाई जाती है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में ROC की नुमाइंदगी थी, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना आज के ताइवान की नुमाइंदगी थी, यानी दुनिया ताइवान को असल चाइना समझता था। फिर 1964 में आज का चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ऐसा कारनामा कर देता है कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जे करता है। तो फिर 25 अक्टूबर 1971 को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में एक रिजोल्यूशन पास होता है 2758। वो कहते हैं कि ROC नहीं बल्कि PRC मेन चाइना है और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में ताइवान की नुमाइंदगी को खत्म कर देता है। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का जो दौरा किया था ये क्लियरली खिलाफ वर्जी है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली 2758 रेजोल्यूशन की। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क है या ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क बन सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ताइवान अभी तक खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का मेंबर नहीं है, एक सॉवरन कंट्री नहीं है। तो दूसरा जो सवाल है उसका जवाब ये है कि एक खुद मुख्तार मुल्क के लिए 193 में से 129 वोट दरकार है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का, और सिक्योरिटी कौंसिल का 15 में से 9 वोट दरकार है, लेकिन शर्त ये है कि वो फैसला वीटो ना हो जाए। तो चाइना वीटो पावर है और चाइना कभी ये फैसला नहीं होने देगा। चाइना ने क्लियरली कहा था कि दोबारा से हम ताइवान चाइना का हिस्सा बनाएंगे, चाहे हमें जंग पर भी जाना क्यों ना पड़े, लेकिन हम दोबारा से उसको रीयूनिफाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करता है। People of Taiwan, their courage to change their own country to become more democratic. कि हम इसी चीज़ को कभी नहीं होने देंगे कि ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाए। But in keeping with that, we will not allow China to isolate Taiwan. ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका ताइवान को इतना सपोर्ट करता है? तो इसका क्लियर कट जवाब है कि रियासतें अपनी मफादात को देखता है। अमेरिका को ताइवान से बहुत फ़ायदा है। ताइवान दुनिया की नंबर 1 सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है, यानी $7.6 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट किया है अमेरिका ने ताइवान से, यानी स्टील, आयरन और सेमीकंडक्टर और मुख्तलिफ चीज़ें। अगर ये चाइना के हाथ में चला जाए तो अमेरिका को ये खदशा है कि यही चीज़ें फिर हम पर बंद भी हो सकती है। और सेमीकंडक्टर का दुनिया में बहुत बड़ा इस्तेमाल है, हमारे मोबाइलों में इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में और रेफ्रिजरेटर में और दुनिया की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि वो इसी वजह से ताइवान की हिमायत करता है और चाइना नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें जो हमारा बागी सूबा है इससे अमेरिका को फ़ायदा हो। दूसरा, अमेरिका यही दावा करता है कि इससे न सिर्फ इंडो पैसिफिक ओशन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी बल्कि जापान, कोरिया और फिलिपाइन के लिए एक ख़तरा भी बन सकता है, उसकी मईशत के लिए भी और उसकी स्टेट के लिए भी, अगर वह चाइना के हाथ में चला गया। तो यही बात वो क्यों करता है? क्योंकि जापान अमेरिका का इत्तेहादी है।